जी सर, स्टार्ट करूं? यस सर। अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. I'm starting with the name of Allah, who is most merciful. My name is Malik Usman Fardos, and today our topic is about blockchain technology. तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि जो टॉपिक्स हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर, इस वेबिनार के अंदर हम कवर करेंगे, हम पहले उनको देख लेते हैं। एक रोड मैप हमारा बन जाए कि हमने किस तरह चीज़ों को सीखना है। पहले हम ब्लॉकचेन की बात करेंगे, ब्लॉकचेन है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन को हमें क्यों यूज करना चाहिए। उसके बाद ब्लॉकचेन की थोड़ी सी हिस्ट्री को देखेंगे, इसको कहां से स्टार्ट किया गया और अब किस तरह मार्केट के अंदर इसको ग्रो किया जा रहा है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए ये सेमिनार रखा गया है, ये वेबिनार रखा गया है, ब्लॉकचेन के बारे में बताया जा सके कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट होगा। मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन आप इसको दे सकते हैं, इस वाले पॉइंट को आपने लाजमी देनी है। उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक देखेंगे कि एक ब्लॉकचेन के अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है ब्लॉक के अंदर जाकर, उसकी सिक्योरिटी क्या है और किस तरह हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर। उसके बाद हम डिफरेंट किस्म के ब्लॉकचेन के फ्रेमवर्क देखेंगे कि किस तरह मार्केट के अंदर कितने अभी फ्रेमवर्क आ चुके हैं, किस तरह वर्क हो रहा है। एंड नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि ब्लॉकचेन को यूज हम कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉकचेन के फीचर्स हम देखेंगे और उसके बाद एट द एंड हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कैसे यूज हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको सभी को एक चीज बताता चलूँ, जिस किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, वो साथ साथ राइट डाउन करते जाएं। एट द एंड इंशाल्लाह हम जब क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तो उस दौरान हम बारी बारी जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, मेरी पूरी ट्राई होगी कि उनको आंसर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉकचेन, व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या है? अगर हम बिल्कुल इसकी एक प्रिसाइज सी डेफिनेशन की बात करें तो ब्लॉकचेन हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, जिसके अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो किसी एक जगह स्टोर नहीं हो रहे। मल्टीपल हमारे पास नोड्स हैं, मल्टीपल हमारे पास सर्वर्स हैं जहां पे डेटा हमारा जाके स्टोर हो रहा है। जस्ट ये पहला एक कंसेप्ट अपने आपने आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्या है कि हम जस्ट डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी अपेंड कर सकते हैं। आप डेटा को ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना ही आप उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। एक बार अगर आपकी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में जाके स्टोर हो गई, उसके बाद आप किसी किस्म की टेम्परिंग उस पर नहीं कर सकते। जस्ट ये ब्लॉकचेन का एक कोर कंसेप्ट है कि डेटा हमारे पास डिसेंट्रलाइज है। आगे मजीद इसके पॉइंट्स हम समझने की ट्राई करते हैं कि ये किस तरह डिसेंट्रलाइज है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात बल्कि उससे पहले कर लेते हैं कि हमें ब्लॉकचेन क्यों यूज करनी चाहिए। ब्लॉकचेन को यूज करने के हमारे पास 5 रीजंस हैं हमारे पास। पहला तो यह है कि इसे जिस किसी फील्ड के अंदर हम एम्बेड करेंगे, उसकी जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम होगा वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। उसकी स्पीड जो होगी उसी सिस्टम की जिसके साथ हम ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करेंगे या ब्लॉकचेन उसके अंदर इंसर्ट हम करना चाह रहे हैं, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास इंक्रीज सिक्योरिटी होगी। किसी भी किस्म का हमारे पास ये होगा कि डेटा हैक नहीं हो सकता, डेटा अपेंड नहीं हो सकता। रिड्यूस हमारे पास फ्रॉड है। जब हमारे पास डेटा अपेंड नहीं हो सकता, डेटा डिलीट नहीं हो सकता, तो हम बेसिकली बहुत सारे फ्रॉड से बच सकते हैं। रिड्यूस रिस्क, अब रिड्यूस रिस्क की बात की जाए तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उसमें क्या चीज है कि डेटा किसी एक जगह पे जाके स्टोर हो रहा है। एक सेंट्रल एंटिटी होती है जहां पे डेटा स्टोर हो रहा होता है। जैसे अभी बहुत सारे आपके सिस्टम्स हैं जो कि आप देखेंगे, इसकी सादा सी एग्जांपल यूं ली जा सकती है, जैसे आपके पास एक वेब सर्वर होता है, वहां पे आपकी जो वेबसाइट है उसका सारा डेटा वहां पे जाके स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। इसमें इस तरह का नहीं है। मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि हमारे पास डेटा जो स्टोर होगा वो मल्टीपल नोड्स पे स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 नोड्स हैं, अगर एक नोड डाउन भी हो जाता है तो डजंट मैटर, हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1991 के अंदर 2 साइंटिस्ट थे,
स्टुअर्ट हार्बर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा। इन्होंने क्या किया था कि क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर चेन के आइडिया को जस्ट डिस्क्राइब किया था, इसको बताया था कि ये है क्या। उसके बाद 1998 के अंदर हमारे पास एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, निक ज़ेबो। इन्होंने क्या किया जी कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी पे वर्क स्टार्ट किया, जिसको इन्होंने बाद में जाके बिट गोल्ड का इन्होंने नाम दिया। उसके बाद 2000 के अंदर हमारे पास स्टीफन कॉन्स्ट ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया गया कि क्रिप्टोग्राफिकली हमारे पास जो सिक्योर चेन है, इसके आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उन्होंने कंप्लीट इसकी इंप्लीमेंटेशन दी। ये पहला पेपर था जो ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा पब्लिश हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए, उसके बाद काम होता चला गया और 2008 के अंदर संतोषी नाकामोटो की एक डेवलपिंग टीम थी। उन्होंने क्या किया जी कि ब्लॉकचेन का पहला मॉडल एस्टेब्लिश किया और फाइनली 2009 के अंदर संतोषी नकामोटो ने ब्लॉकचेन का पहला जो फ्रेमवर्क था, जिसे बिटकॉइन के नाम से आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। अभी वर्ल्ड की सबसे मोस्ट सिक्योर, मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एक्सपेंसिव जो हमारे पास डिजिटल करेंसी है, वो बिटकॉइन है और वेरी सिक्योर करेंसी। और उसके बाद से फिर आगे अगर फ्रेमवर्क की बात करें ब्लॉकचेन के 2016 के अंदर इथेरियम, ये भी बड़ा फेमस हमारे पास ब्लॉकचेन का फ्रेमवर्क है, ये आया। और इसके बाद से फिर समझ लें कि हर मंथ ही अभी तो इस तरह हो रहा है कि हर मंथ एक नया फ्रेमवर्क आ रहा है ब्लॉकचेन का। तो बड़ा रैपिडली इस ब्लॉकचेन के ऊपर अब काम स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम बारी-बारी जो फ्रेमवर्क होंगे उनको भी इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह यूज़ किए जा रहे हैं और उनकी क्या वर्थ है मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है। हमारे पास मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डेटा हमारे पास डिसेंट्रलाइज है। जैसे ही कोई भी हमारे पास ट्रांजैक्शन आती है, कोई भी रिकॉर्ड है, हम उसको ब्लॉकचेन पे चाहते हैं कि जाके स्टोर हो जाए। तो वो क्या होगा कि सबसे पहले अब आप लोगों की मुझे कंसिडरेशन चाहिए होगी, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो एक ब्रॉडर टर्म के अंदर आपको ब्लॉकचेन की वर्किंग बता दी जाएगी, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर उसका नहीं पता चलने वाला। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितना आप कंसिडरेशन इसको दे सकते हैं, इस पॉइंट को दें। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ जाता है कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे कर रही है, तो आप किसी भी फ्रेमवर्क के साथ वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमने बात की कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन ने ब्लॉकचेन पे जाके स्टोर होना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि उस ट्रांजैक्शन को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ब्लॉकचेन के नेटवर्क के अंदर। अब ब्लॉकचेन के नेटवर्क के अंदर ना नोड्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो तरह के नोड्स होंगे। एक हमारे पास माइनर नोड होंगे और एक हमारे पास मास्टर नोड होंगे। माइनर नोड पे क्या होगा, जो भी ट्रांजैक्शन आएगी, तमाम जितने भी नोड्स होंगे उनको ब्रॉडकास्ट की जाएगी और तमाम जितने भी नोड्स होंगे एक ब्लॉक के अंदर उस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करेंगे। ऐसा कतन नहीं होगा कि कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन आती गई और वो जाके ब्लॉकचेन का पार्ट बन गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे पास क्या होगा कि ये ब्लॉक्स, ये यानी जितने भी नोड्स हमारे पास माइनर्स होंगे, ये उस ब्लॉक को मेंटेन करेंगे और डेटा सबके पास एक जैसा होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास माइनर्स हैं, ये ब्लॉक को कैसे स्टोर करेंगे, इसको स्टोर करने की वजह क्या है? तो स्टैंडर्ड जो हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जिस टाइम तक एक ब्लॉक का साइज 1 भी नहीं होगा, तो उस टाइम तक वो ब्लॉक ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं बन सकता। तो हमारे पास जब एक ब्लॉक का साइज 1 एमबी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑलमोस्ट 1000 के करीब-करीब या 1000 के ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली आप कर लें कि 1000 के 1000 आपके पास ट्रांज़ैक्शन होंगी। जब 1000 ट्रांज़ैक्शन एक ब्लॉक के अंदर आ जाएँगी, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे यही जो हमारे पास माइनर्स होंगे, ये क्या करेंगे कि हैश कैलकुलेट करेंगे। अब हैश की बात करते हैं तो हैश के भी कुछ स्टैंडर्ड पहले के प्री डिफाइन किए गए हैं कि 256 बिट उसका साइज होना चाहिए। तो कौन सी वाली हैश होगी? अब ये इस ब्लॉक के लिए जो अभी जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉकचेन का जाके पार्ट बनने वाला है, इसके लिए हैश को कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये जो हैश होगी, अब इसका साइज जो है 256 बिट होना चाहिए। इसका साइज आप 512 बिट भी रख सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा इसकी लेंथ आप बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा आपको कंप्यूटेशन पावर चाहिए होगी। तो 256 बिट के लिए भी आपको अच्छी खासी कंप्यूटेशन पावर चाहिए।
तो ये होगा कि जैसे ही जिस किसी नोड ने पहले हैश को फाइंड कर लिया, हैश पहले की कुछ कैलकुलेटेड हैश पड़ी होंगी, ये भी चीज इन नोड्स ने देखनी है कि वो पहले की कैलकुलेटेड हैश ना हो और वो बिल्कुल न्यू हैश हो, और उस हैश के अगेंस्ट जो नोड पहले हैश कैलकुलेट कर लेगा, वो इस इंफॉर्मेशन को नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा और कहेगा सबको कि मेरे पास ये नोड है जो कि आप सबके पास है, और मैंने क्या किया है जी कि मैंने इसकी हैश फाइंड कर ली है। और क्या होगा कि तमाम जितने भी नोड्स होंगे, एक कंसेंसस जिसको बोला जाता है, एक एग्रीमेंट होगा, उसके ऊपर एग्री करेंगे। जब 51 नोड्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जब 51 नोड्स उस एग्रीमेंट को एग्री कर देंगे, ठीक है, कंसेंसस को एग्री कर देंगे, तो क्या होगा कि इस नोड के पास ये अथॉरिटी होगी कि ये अपने ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर जाके स्टोर कर सकता है। अब ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक कैसे ऐड होगा? अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी-सी एनिमेशन बनी हुई है। जब भी हमारे पास ब्लॉक के अंदर 1000 के करीब ट्रांज़ैक्शन हो जाएँगी, जब उसका साइज़ 1 एमबी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि उसकी हैश कैलकुलेट की जाएगी। जो नोड पहले हैश कैलकुलेट करेगा, उसी के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो अपने ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जाके स्टोर कर सकता है। अब ये आपस में एक चेन बनती चली जाएगी ब्लॉक्स की। हर एक ब्लॉक के अंदर थाउज़ेंड्स ऑफ ट्रांज़ैक्शंस का रिकॉर्ड होगा। और अब इस ब्लॉक की बात करते हैं कि ये आपस में ब्लॉक किस तरह इंटरलिंक्ड होंगे। यहाँ पे 3 ब्लॉक आपके सामने शो हो रहे हैं। जो पहला ब्लॉक होगा वो जेनेसिस ब्लॉक कहलाएगा, वो एक स्पेशल आपके पास ब्लॉक होगा। इसमें हर एक ब्लॉक के कुछ पैरामीटर्स होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। जब आप इसको इन डेप्थ जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। खाली यही नहीं होंगे जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इनको डिस्कस करने का पर्पस यहाँ पे ये है कि ये मेन इसके पैरामीटर्स हैं एक ब्लॉक के। इसमें पहली चीज़ क्या होगी कि हैश होगी जो कि माइनर्स ने इस नोड के लिए कैलकुलेट की होगी। उसके बाद प्रीवियस जो ब्लॉक की हैश होगी वो इसके अंदर ऐड हो रही होगी। और इसके बाद एक मार्कल रूट होगा जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। अभी डेटा की बात बाद में करते हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं। यहां तक देखें कि ये एक चेन बन रही है हमारे पास क्रिप्टोग्राफिकली फॉर्म के अंदर। ये सारे जितने भी नोड्स हैं, ये आपस में जो ब्लॉक्स हमारे पास सामने आपके शो हो रहे हैं, ये आपस में लिंक्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं टेम्परिंग की। यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए। अगर कोई अनऑथराइज़्ड पर्सन यहाँ पे किसी तरीके से पहुँच जाता है, हालाँकि ऐसा पॉसिबल नहीं है एक आम पीसी को यूज़ करते हुए, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से पहुँच जाता है किसी ब्लॉक के पास और उस ब्लॉक के अंदर वो कुछ भी चेंज करने की कोशिश करता है, याद रखिएगा यहाँ पे ब्लॉक के अंदर जो ट्रांज़ैक्शन हमारे पास स्टोर हैं, थाउज़ेंड ऑफ जो ट्रांज़ैक्शन स्टोर हैं, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है और उनका एन्क्रिप्टेड का मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग है, जो मैं आगे आपको चल के बताऊँगा कि उसको डिक्रिप्ट करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए। जस्ट अज़म्पशन करें कि कोई भी हैकर किसी नोड तक पहुँच गया और उसने जाके उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। हालाँकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसने ट्राई की। जैसे ही वो किसी नोड में चेंज करने किसी ब्लॉक में चेंज करने की ट्राई करेगा, उसी टाइम क्या होगा कि इस ब्लॉक का हैश जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही इस नोड का हैश चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली इस नेटवर्क के अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन से वाले ब्लॉक की हैश चेंज हो चुकी है। इट्स मीन कि यहाँ पे डेटा की टेम्परिंग करने की ट्राई की गई है। आप क्या कर सकते हैं कि उसी टाइम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उस ब्लॉक को आप डेड कर सकते हैं। डेड करने के बाद अपने जितनी भी आपकी सिक्योरिटी आपके फीचर्स होंगे, आप जो भी यानी अडॉप्ट करना चाहें, तो उसके बाद जब आप मेक श्योर कर लें कि अब किसी किस्म की हैकिंग नहीं हो रही, उसके बाद आप दोबारा से क्या करेंगे कि इस नोड को एक्टिव कर देंगे, वापस जो इसकी जो हैश होगी, जो कि नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर स्टोर होगी, उसको वापस इसको असाइन करके इसको इनवैलिड ब्लॉक से वैलिड ब्लॉक आप बना देंगे। ये इसका सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फीचर है कि एक बार जब आपका ब्लॉक जो होगा वो ब्लॉकचेन का पार्ट बन गया, उसके बाद आप उसके डेटा को नहीं छेड़ सकते। आप उस ब्लॉक को नहीं छेड़ सकते, आप डेटा को नहीं छेड़ सकते, आप उस ब्लॉक को डिलीट नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस ब्लॉक के साथ। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि एक और तरह से हैकिंग की जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि जस्ट इमेजिन कि आपको कितनी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइडेंटिफाई ना किया जाए कि यानी जितने भी बाकी ब्लॉक्स हैं उनको ना पता चले कि मैंने इसमें किसी किस्म की कोई चेंज करने की ट्राई की है। तो उसके लिए आपके पास एक बहुत ही सुपर कंप्यूटर होना चाहिए जिसकी कंप्यूटेशन पावर बहुत हाई हो।
और वो क्या करेगा कि रिकैलकुलेट करेगा, तमाम जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी हैशेस को आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो भी विद इन सेकंड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एट द स्पॉट इनके एल्गोरिथम इतने स्ट्रांग होते हैं कि विद इन सेकंड नेटवर्क इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहां पे हैकिंग करने की ट्राई की गई है। तो ये समझ लें कि एक बिल्कुल एक इम्पॉसिबल बात है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास इतनी कंप्यूटेशन पावर आ भी जाती है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी हैकर के लिए कि किसी भी ब्लॉक के अंदर वो जाके किसी किस्म की वो टेम्परिंग करना चाहता है, कोई चीज चेंज करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है। ये तो हमारी सिक्योरिटी हो गई। यही इसका एक मेन फीचर है ब्लॉकचेन का कि हमारे पास डेटा जो है ना वो बहुत ही सिक्योर फॉर्म में हमारे पास स्टोर है। तो यहां तक आई होप सो कि ब्लॉक का आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा कि ब्लॉक किस तरह आपस में लिंक्ड हो रहे हैं। आगे बात करते हैं मार्कल ट्री की। इसको मार्कल आप रूट भी बोल सकते हैं। हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी इसी मार्कल रूट के अंदर जाके ऐड होंगी। अब वो ऐड कैसे होंगी, अब वो मैं आपको बताता हूं। वो भी हमारे पास एक बहुत ही सिक्योर वे के अंदर ऐड होंगी। बाइनरी सर्च ट्री आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, इम्प्लीमेंट भी किया होगा। इसके अंदर आपको पता है कि आपके पास चाइल्ड्स बनते चले जाते हैं लेफ्ट राइट के हवाले से। यहाँ पे जस्ट 7 हमारे पास ट्रांज़ैक्शन, इनको जस्ट ट्रांज़ैक्शन अज़्यूम करें आप। यहाँ पे 7 ट्रांज़ैक्शन बताई गई हैं। 7 नहीं होंगी, ये 1000 के करीब होंगी, और जस्ट इमेजिन कि जब 1000 के करीब होंगी तो ये कितना बड़ा एक आपके पास एक ट्री बनेगा। तो अब जब भी आप किसी ब्लॉकचेन के मार्कल रूट को ओपन करके चेक करेंगे ना, तो इस तरह का आपको ग्राफ नहीं मिलने वाला उसके अंदर। आपको सिर्फ वहां पे एक हैश मिलेगी जो कि स्टैंडर्ड डिफाइन है। अगर 256 बिट की हैश आपकी है, और ये इसमें क्या होगा कि वो तमाम जितनी भी हैशेस होंगी वो इतने बिट की ही होंगी। अब मैं बताता हूं कि वो एक हैश कैसे कैलकुलेट होके आएगी। जस्ट हम यही इस चीज पे सोच रहे होते हैं यार कि एक हैश के अंदर 1000 ट्रांजैक्शन कैसे स्टोर हो सकती हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कैसे स्टोर होंगी। जस्ट अज्यूम करें, सिर्फ इसी एग्जांपल को हम लेते हैं जिसमें 7 नोड्स हैं। y और z जो है वो कंबाइन होके एक हैश बनाएंगे, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगी, yz। w और x कंबाइन होके एक हैश बनाएंगी, जो कि हमारे पास w और x बन जाएगी। w x और yz आपस में कंबाइन होके एक हैश बनाएंगी, जो कि हमारे पास w x y z होगा। अब मेन चीज यार देखिए, ये सिर्फ हमने 7 ट्रांजैक्शन की बात की है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 7 हो। जस्ट अजम्पशन कि जब 1000 ट्रांजैक्शन आपस में ऐड अप होके एक हैश बनेगी तो डेटा कितना ज्यादा उसके अंदर सिक्योर है। यानी आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है वो 1000 टाइम उसको इनक्रिप्ट किया गया है। तो जस्ट इमेजिन कि विदाउट ऑथेंटिकेशन, विदाउट ऑथराइजेशन आप किस तरह उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते उसको डिक्रिप्ट। तो ये एक डेटा की सिक्योरिटी का, कि डेटा किस तरह जाके स्टोर हो रहा है, ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है कि बहुत ही सिक्योर फॉर्म में हमारे पास ब्लॉकचेन में डेटा जाके स्टोर होता है। और डेटा को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं कि जब वो ब्लॉक में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे कंप्लीट पिक्चर की। मैंने एक-एक स्टेप को आपको ओपन करके बताया ताकि आपको पता चल सके कि इन स्टेप्स के अंदर हो क्या रहा है। नेट पे आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको इसी तरह की एक डायग्राम मिल जाएगी। एक ब्रॉडर टर्म के अंदर आपको बता देंगे, आपको नहीं पता चलने वाला इसके अंदर हो क्या रहा है। अब यहाँ से आपको बहुत ईज़िली आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन आएगी, सबसे पहले हमने उसको क्या करना है कि इनिशिएट करना है। इनिशिएट होगी, इनिशिएट करने के बाद क्या होगा कि ब्लॉक यानी जो हमारा नेटवर्क होगा उसके अंदर उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद जो हमारे पास नोड्स होंगे, वो क्या करेंगे कि टेम्परेरी तौर पे इसको अपने पास स्टोर करते जाएँगे, जिस टाइम तक हमारे पास 1000 ट्रांज़ैक्शन और हमारे पास एक ब्लॉक का जो साइज़ है वो 1 एमबी नहीं हो जाता। जब हो जाएगा, तो वो जो ब्लॉक होगा, वो ब्लॉकचेन का पार्ट बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे अब बात करते हैं ब्लॉकचेन के फ्रेमवर्क के हवाले से। फ्रेमवर्क में अब अगर देखा जाए तो सबसे जो पॉपुलर है, बिल्कुल सबसे पहले आया और अभी भी टॉप पर ही है, वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे माइनिंग की बात की थी, जो माइनर्स थे। अभी ब्लॉकचेन के साथ बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। माइनिंग का आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वर्ड्स नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, कि माइनिंग बेसिकली है क्या? तो थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारे पास जो हैशेज़ होती हैं, अभी बिटकॉइन जब आया था तो उस टाइम जो इसका स्टैंडर्ड जो इसकी जो हैश थी, उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली टोटल जो अभी जो ब्लॉक्स ऐड हो सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, वो 21 मिलियन हमारे पास ब्लॉक्स हैं, जो कि थाउज़ेंड्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन अपने पास अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं। तो अभी तक
18 मिलियन हैशेस कैलकुलेट हो चुकी हैं। पीछे बच गई 4 मिलियन और 4 नहीं 3 मिलियन सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि अब क्या होगा कि हमारे पास जितनी ज़्यादा अब देखें ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर भी चाहिए आपको। आप अपना सिस्टम लेकर एक अच्छा खासा सिस्टम आपको चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, कंप्यूटेशन पावर बढ़ती चली जा रही है। अब ये है कि आप कोई सिस्टम ले लें, ठीक है, सिस्टम लेके 3 साढ़े 3 लाख रुपए का सिस्टम आपका बनेगा, आपने ले लिया, ठीक है। आपने ब्लॉकचेन के यानी बिटकॉइन के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, वो ऊपर इंस्टॉल किए और उसको 24 आवर के लिए ऑन कर दिया। अब वो क्या करेगा कि वो उनके नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा, उनकी कंप्यूटेशन पावर जो होगी वो थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि उसी के अगेंस्ट वो क्या होगा कि आप माइनिंग आपका सिस्टम माइनिंग करना शुरू हो जाएगा, हैश को कैलकुलेट करना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि उसी के अगेंस्ट से आपको क्या होगा कि 1 मंथ के बाद आपको कुछ रिवार्ड्स मिलना शुरू हो जाएगा कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये है कि ये भी अपने माइंड में रखिएगा कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जब कंप्यूटेशन पावर जब आपकी यूज़ होती है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। ये भी अपने माइंड में बात रखिएगा। हालाँकि बहुत सारे लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इसके बिटकॉइन के जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इसको डेवलप किया, अभी वो एक न्यू हैश बना रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अब 3 मिलियन जो पीछे हैशेज़ रह गई हैं, उसके बाद तो बिटकॉइन तो एंड हो जाएगा, अगर इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया तो। अभी वो इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अभी अगर ये पूरे सिस्टम को किसी दूसरी हैश पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा इनको एक कंप्यूटेशन पावर चाहिए होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है इनको करना पड़ेगा इसके लिए। तो बिटकॉइन सबसे टॉप पे है। ये हमारे पास एक डिजिटल करेंसी है, जो कि पाकिस्तानी आई थिंक सो तकरीबन 17 लाख कुछ थाउज़ेंड रुपीज़ बनते हैं हमारे पास। एक्सक्यूज़ मी सर। उस अ, जी बोलें? सर लेकिन बिटकॉइन की जैसे आप बात करें, वो पाकिस्तान में अभी तक लीगल तो नहीं हुआ, तो हम उसको किस तरह लीगल मैनेज नहीं कर आपके क्वेश्चन का आंसर आखिर पे करता हूँ, नोट कर लें अपने पास, नोट कर लें। जब ठीक है सेशन सर। करेंगे क्वेश्चन आंसर तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह सारे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसका आंसर करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आगे चल के बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम 2014 के अंदर आया था, लेकिन स्टेबल वर्ज़न इसका नहीं था। 2016 के अंदर इसका स्टेबल वर्ज़न आया। ये भी हमारे पास एक डिजिटल करेंसी है। इसमें भी इसको भी बहुत सारी फ़ील्ड्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसने अपने अभी कस्टम इसके बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हाइली पेड है, ये फ्री नहीं है। इसके अगेंस्ट आपको कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ गैस वहाँ से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो यानी टेक्निकल एक टर्म है। जब भी आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे और उसी के अगेंस्ट आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ईथर की बात की जाए तो इसकी जो डिजिटल करेंसी है वो ईथर है, इथेरियम की। तो ये भी अच्छा खासा एक हमारे पास पॉपुलर है बिटकॉइन के बाद। उसके बाद हाइपरलेजर फैब्रिक की बात करते हैं। ये भी हमारे पास एक ब्लॉकचेन का फ्रेमवर्क है, लेकिन पहले 2 ब्लॉकचेन की बात की जाए तो वो हमारे पास पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या फ़र्क है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन ये होगी कि उस ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी बंदा उस नेटवर्क का पार्ट बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो अपना सिस्टम आपने लिया, ठीक है, वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया आपने, ठीक है, जगह पे अपने सिस्टम को उनके नेटवर्क का पार्ट बना दिया। इसी तरह आप यानी ये पब्लिकली होगी, हर बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर हम हाइपरलेजर फैब्रिक की बात करें, तो ये हमारे पास एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है और प्राइवेट ब्लॉकचेन याद रखिएगा एसेट्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ हम करते हैं। और इसमें सिर्फ वही बंदा इन्वॉल्व हो सकता है कि जो वैलिड यूज़र होगा, जिसके पास सारी ऑथेंटिकेशन होगी। मैं अभी 2 साल हो चुके हैं, इसी पे ही वर्क स्टार्ट मैंने किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 प्रोजेक्ट मैं अभी डिलीवर कर चुका हूँ। अभी चौथा अभी जारी है, अभी इस पे काम चल रहा है। तो हमने खुद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूशन हमने इसमें की हैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फुली फ्री है। इसमें किसी किस्म का आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा इसका। कोड मिल जाएगा आपको ईज़िली और आप इस पे ईज़िली काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक अभी की जो ब्लॉकचेन है, ये हाइपरलेजर फैब्रिक का मैं बता दूँ आपको, ये 2018 के 2nd मंथ के अंदर इसका स्टेबल वर्ज़न आया था। और मैंने इस पे काम स्टार्ट किया था इसी ही ईयर में मई में मैंने काम स्टार्ट किया था। 2018 के 2nd मंथ में आया था और मैंने मई में काम स्टार्ट कर दिया था इस पे। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ मैंने इसमें सीखा। आगे बात करते हैं लिबोनमी।
ये एक नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास ब्लॉकचेन है। मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि इसको आप लाज़मी देखें। ये इन्होंने क्या किया है कि एआई के साथ ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन की है। अब ये बेसिकली ये ब्लॉकचेन है, इसके अंदर ए टू ज़ेड कैटेगरी है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने ब्लॉकचेन को जब चूज़ करना है तो उसकी नेचर देखनी है। अभी देखें, जो मैंने पहले आपको सारे कांसेप्ट बताए, उन्हीं कांसेप्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। ब्लॉकचेन जो है वो विदाउट फ्रेमवर्क कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो अभी सामने अभी जो लिबोनमी की बात की जा रही है, ये ऑल इन वन है। आपके पास किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है जो कि ब्लॉकचेन के अंदर सेट हो सकता है, आप समझते हैं कि ब्लॉकचेन के जरिए से उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो आप लिबोनमी जो ब्लॉकचेन है उसको चूज कर सकते हैं। इथेरियम जो है ये बहुत सारी जगहों पे आपको काम नहीं करने देगा। आपको देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। बिटकॉइन तो टोटली ही आपकी जब भी आपने करेंसी ट्रांसफर करनी है तो उसी के लिए आपको वो यूज कर सकते हैं। हाइपरलेजर फैब्रिक की बात करें तो इसमें इसकी डिजिटल करेंसी नहीं है, ये एसेट को स्टोर करवाने के लिए है। इसको इसके साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बाकी यह है कि यहाँ पे अगर सजेशन की बात की जाए तो जो लोग ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होना चाहते हैं, जो जिनका जो बैकग्राउंड है वो डेटाबेस से रिलेटेड है और वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है अपनी स्किल्स को मजीद पॉलिश करने के लिए ब्लॉकचेन। और उसके लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि पहले जो चीज फ्रीली अवेलेबल है पहले उसको सीखें, बजाय इसके कि आप थीरम की तरफ जाएं। आप जा सकते हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप मत जाएं वहां पे, लेकिन ये है कि जो चीजें पहले आपके पास फ्रीली पड़ी हुई हैं पहले उसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद जो उनके फ्रेमवर्क पड़े हुए हैं उनको फिर डेवलप करने की आप कोशिश करें। जिस टाइम तक आपको कोर नॉलेज ब्लॉकचेन का नहीं होगा आप किसी भी फ्रेमवर्क को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास जितने भी फ्रेमवर्क हैं ये भी अपने माइंड में रख लें बात कि हर एक स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन तमाम ब्लॉकचेन के अंदर कॉमन क्या होगा, डेटा डिसेंट्रलाइज होगा। हमारे पास मल्टीपल नोड्स पे जाके डेटा स्टोर हो रहा है, हमारे पास उसमें माइनिंग हो रही है, हमारे पास मास्टर नोड्स हैं। मास्टर नोड की बात आई थिंक सो रहेगी, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चेन हमारे पास इस चेन की जा रही थी। ये जो चेन है हमारे पास नेटवर्क के अंदर कुछ मास्टर नोड्स होंगे, ये उन पे जाके मेंटेन हो रही होगी। तो मास्टर नोड का काम ही ये होगा कि जो हमारे पास ब्लॉक चेन की जो मेन चेन होगी उसको डील करना, उसको अपने पास स्टोर करना, और ये भी डेटा फुली तौर पे डिसेंट्रलाइज होगा। ये भी चेन किसी एक सिस्टम पर नहीं होगी, ये भी मल्टीपल सिस्टम्स होगा, सिस्टम पर इसको स्टोर करवाया जाएगा। तो आगे हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, सॉरी। इसमें अब आपने क्या करना है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप अगर आप समझते हैं कि आप ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं या पहले यानी स्टार्ट किया हुआ है, आपकी बैक मजबूत है, आपकी आपका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उन्हीं सबको लिबोनमी जो ब्लॉकचेन है उसकी तरफ रेफर करूंगा कि आप उसको जाके देखें। मैंने खुद इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करना है। तो बाकी ये है कि जिनका बिल्कुल स्टार्ट है वो हाइपरलेजर फैब्रिक की तरफ जाएं, क्योंकि ये इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास हम ब्लॉकचेन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहले आप मेक श्योर कर लें कि कभी भी हम ब्लॉकचेन को डायरेक्ट किसी भी जगह स्टोर नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन को वहीं पे स्टोर करवाया जा सकता है जहाँ पे यानी आपके पास टेम्परिंग, डेटा की टेम्परिंग आप चाहते हैं कि अलाउ मैं ना करूँ किसी को। आप ऐसा नहीं है कि एक अटेंडेंस सिस्टम है किसी भी यूनिवर्सिटी का और आपने उठा के ब्लॉकचेन को वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये रॉन्ग लॉजिक हो जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी अटेंडेंस जो है वो डे बाय डे चेंज भी होगी, मिस्टेक भी हो सकती है। तो एक बार अगर अटेंडेंस जाके ब्लॉकचेन में जाके स्टोर हो गई, वो तो ना तो डिलीट होगी और ना अपडेट होगी। तो पहले आपने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो ब्लॉकचेन के अंदर शिफ्ट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या ब्लॉकचेन उसके अंदर ऐड हो सकती है? अगर तो हो सकती है तो फिर आपने क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंगली फ्रेमवर्क चूज़ करना है कि उसका कौन-सा फ्रेमवर्क चल रहा है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप नैरो डाउन कर सकते हैं। बाकी फीचर्स की बात करें तो आई थिंक सो आपको अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। इंक्रीज़ हमारे पास इसमें कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि डेटा हमारे पास एक जगह स्टोर नहीं है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, मल्टीपल नोड्स के ऊपर हमारे पास डेटा स्टोर है।
उसके बाद बेटर सिक्योरिटी हो जाएगी, इम्यूटेबिलिटी है, डेटा ओनली आप इंसर्ट कर सकते हैं, ना डिलीट हो सकता है और ना ही अपडेट हो सकता है, और हमारे पास फास्टर हमारे पास सेटलमेंट है। ये हमारे पास फीचर्स हैं। इसमें हमारे पास जो थर्ड पार्टी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि हमारे पास हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी में आपको पता है कि जब भी आप कोई चीज़ें सेल करते हैं या बाय करते हैं, दरमियान में आपके कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा थर्ड पार्टी जिसको आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो एक तो आपकी ये नहीं समझ लें कि सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको पैसे भी बहुत सारे बच जाएँगे। तो ये है कि थर्ड पार्टी जहाँ कहीं भी यूज़ हो रही है, वहाँ पे आप ब्लॉकचेन को बहुत ही ईज़िली शिफ्ट कर सकते हैं। मेडिकल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको कोई टेम्पर करना चाहता है, अगर आप नहीं चाहते, तो मेडिकल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। क्लाउड पे स्टोरिंग करवाई जा रही है। अभी जो मेरा अभी रिसेंटली जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, वो थंब पे जो हम करना चाह रहे हैं कि हम जो यानी बायोमेट्रिक प्राइवेट की होती है, उसको स्टोरिंग का इश्यू है, तो उसको ब्लॉकचेन पे जाके स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो वो बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड ही एक है प्रोजेक्ट। अभी उस पे हमने काम स्टार्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मेडिकल फील्ड के अंदर। प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पार्टी आपकी बीच में से रिमूव हो जाएगी, अगर ब्लॉकचेन आप उसमें शिफ्ट कर देते हैं। एजुकेशन की बात करें तो डिग्री एवेल्युएशन के हवाले से इसमें बड़ा काम हो रहा है। डिग्री एवेल्युएशन को आप ब्लॉकचेन पे बहुत ईज़िली शिफ्ट कर सकते हैं, और इससे आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकता है। क्योंकि ये जितना भी जाली डिग्रियाँ आजकल आपको भी पता ही होगा, ठीक है, कि हमारे मुल्क के अंदर की कितनी ज़्यादा चीज़ें धांधली हो रही हैं, ठीक है। पैसे दें और हर चीज़, पैसे देंगे तो आपका हर काम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ है कि हमने इस चीज़ को एंड करना है। अगर एक बार इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाले टाइम में, अभी तो लोगों को ब्लॉकचेन की अवेयरनेस के बारे में नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह होप्स तो आने वाले कुछ सालों में ये वर्ल्ड में तो बहुत काम हो रहा है। यूरोप में तो अभी बहुत काम हो रहा है इन चीज़ों पे, जो भी आपके सामने मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ये यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर। लेकिन हमारा अभी ये है कि हम अभी इस हद तक नहीं जा सके कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, लेकिन ये है कि हमने इसको लाज़मी सीखना है, क्योंकि ये एक फ्यूचर की चीज़ है और ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बाकी स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटीज़ भी पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, पूरे-पूरे ग्रिड सिस्टम है उनके। पूरे यानी आपकी एक पूरी सिटी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड की जाए, उसके बाद उनके बिल्स कैसे बनेंगे, यानी इस तरह काफ़ी ज़्यादा काम आपका सिटीज़ पर भी हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉकचेन के यूसेज हैं कि कहाँ-कहाँ, किस-किस फील्ड के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी प्रेज़ेंटेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अब बारी-बारी जिस किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, उज़ैर आप एक-एक करके उनका माइक ओपन करते जाएँ, और क्वेश्चन पूछने से पहले अपने आप को डिस्क्राइब कीजिएगा लाज़मी, बिल्कुल शॉर्टली, ताकि मुझे आंसर करने में आसानी हो सके। जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करता जाए, तो उस हिसाब से फिर आपका अपना क्वेश्चन करते जाएं, ताकि क्यों सारे इकट्ठे बोलेंगे तो फिर मैसअप हो जाता है। तो आस्ता आस्ता बोलते जाएं एक एक करके। बख्तावर ने हैंड रेज किया सबसे पहले, तो बख्तावर आप अपना क्वेश्चन कर लें। बख्तावर, अगर आप इधर सुन नहीं है तो अपना क्वेश्चन कर लें। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, this is Bakhtawar Sameer, and a little introduction is there that I am scholar of MS from Comsets University. I was very keen to learn about this blockchain, and आपकी presentation के बाद से मेरा question आपसे ये है कि आप जो blockchain की अप्लाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, जिस डाटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आपने बताया कि डाटा जो है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। अगर डाटा इनक्रिप्ट है तो फिर कौन सा मैकेनिज्म ऐसा होगा कि डाटा को ऑथराइज्ड यूज़र असेस कर सके, क्योंकि अगर डाटा असेसेबल नहीं है एंड ह्यूमन आर लाइक नॉट परफेक्ट, तो क्या आपको इसका फ्लॉ नहीं लगता कि एक बार डाटा अगर उसमें सेव हो गया है तो फिर आप उस डाटा को एडिट नहीं कर सकते हैं या उस डाटा को आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एन मिस्टेक? तो इस सिस्टम को आप ये नहीं समझते कि ये नॉन फ्लेक्सिबल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो आप उसको करेक्ट कर लो? और ऑथराइज्ड यूज़र इनक्रिप्टेड डाटा को किस तरीके से असेस करेंगे? ये 2 क्वेश्चंस हैं मेरे सर। पहले क्वेश्चन में मैं आपके आता हूँ, ठीक है। आपने पूछा कि हमारे पास ये एक इसका ड्रॉबैक है कि आप ये कह रही है कि एक बार डेटा इंस्टॉल हो गया तो हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। यस सर। देखें, ये बनाया गया इसी वजह से बनाया गया कि
हम जस्ट उन्हीं जगहों को टारगेट कर सकें कि जहां पे डेटा की जो टेम्परिंग है वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसा आपका ई वोटिंग सिस्टम है। ई वोटिंग सिस्टम की बात की जाए तो देखें, ई वोटिंग सिस्टम में तो गलती के चांस तो हो सकते हैं ही नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने आके वोट कास्ट किया, वो गलती से तो वोट कास्ट नहीं की ना, उसने जिसने भी वोट कास्ट करनी थी उसने वोट कास्ट करके वो चला गया। अब जी देखें, अब मेक श्योर यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए कि उस डेटा को अपडेट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ही है कि ये ब्लॉकचेन इसीलिए बनाई गई है कि उन्हीं जगहों को टारगेट किया जा सके कि जिनके ऊपर जिनमें 1% भी चांस नहीं है कि हम उस डेटा को अपडेट कर सकें या उसको डिलीट कर सकें। पहला आपका क्वेश्चन का आंसर। ये सब सेकंड आपका जो क्वेश्चन था उसको रिपीट कीजिएगा जरा, क्या पूछा था आपने? सर मैं ये बात कह रही थी कि अगर डाटा इनक्रिप्टेड है, अनऑथराइज्ड पर्सन डेफिनेटली उसको एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा, ऑथराइज्ड पर्सन इस इनक्रिप्टेड डाटा को किस मैकेनिज्म के ऑथराइज थ्रू एक्सेस करेंगे? ऑथराइज मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि ये मैंने सिर्फ आपको ब्लॉकचेन का कंसेप्ट बताया है। अब ये वैरी करेगा आगे आपके जो ब्लॉकचेन के फ्रेमवर्क्स हैं। हमारे पास जितने भी हमारे पास ब्लॉकचेन के फ्रेमवर्क हैं, हर एक की जो वर्किंग है वो अलग है। इथेरियम की वर्किंग टोटली अलग है। इथेरियम अपनी एक पब्लिक ब्लॉकचेन देता है, वो ये कहता है जी कि मेरी एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, उसी को यूज करो आप। तो यस ये उनका हेडेक है, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये कहने का मतलब ये है ना कि जब आप उसको डेवलप करेंगे ना, ये जी डेवलपमेंट के जी दौरान आपको पता चलेगा कि आपने कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, कौन सा एल्गोरिथम फॉलो किया है। अगर आप देखें एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास बिटकॉइन जो है ये प्रूफ ऑफ वर्क यूज करता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर यूज होती है। इसको सर्च कीजिएगा, बेशक आप नोट कर लीजिए। इथेरियम यस की सर बात करें तो फिर इथेरियम उसके बाद आया। इथेरियम ने बोला कि ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर इसमें जाया हो रही है। अब देखें कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल 100 नोड्स हैं एक नेटवर्क के अंदर। अब उसमें क्या हुआ जी कि उन्होंने अब सबके पास यानी 1000 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 100 के 100 माइन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। किसी एक ने भी कर दिया, अब देखें सारे मिलके कर रहे हैं, सारी अपनी-अपनी कर रहे हैं। तो एक ने जो पहले फाइंड करेगा तो 99 नोड्स की जो कंप्यूटेशन पावर होगी ना वो जाया हो जाएगी। तो यस ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फिर इसी को एनहांस करने के लिए इथेरियम वालों ने क्या किया जी कि इसका एक नया एक यानी फ्रेमवर्क बनाया और उसके बाद इसके अंदर जो उन्होंने एल्गोरिथम लगाया वो प्रूफ ऑफ स्टेक बनाया। इसमें उन्होंने बोला कि कुछ यानी पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास जो नोड्स होंगे वो ही सिर्फ पहले यानी कुछ आपस में यानी इनका एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के बाद जो नोड उस एग्रीमेंट को यानी विन कर लेगा, वो क्या करेगा कि उसने माइनिंग स्टार्ट करनी है। तो ये थोड़ा-सा बेहतर लेकर आ गए, लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ यानी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की तरफ लेके जाता है। अभी तक कोई भी उस तरह पॉइंट जो है ना, जितने भी फ्रेमवर्क के ब्लॉकचेन के फ्रेमवर्क्स हैं, कोई भी जो है ना वो कंप्लीटली 100% ना हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर कोई ड्रॉबैक नहीं है। ड्रॉबैक यस सबके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो है ना कि एक को आप चीज़ को ओवरकम करेंगे तो दूसरी चीज़ रह जाएगी। तो ये यस आपकी जो फ्रेमवर्क होंगे, जो आपके एल्गोरिदम होंगे, उन पे डिपेंड किया जाएगा कि आप उनको यानी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, एक वैलिड यूज़र है, वो किस तरीके से वहाँ से लेके आ सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, इसके अगेंस्ट कोई ना कोई तो मैकेनिज़्म होगा ना। जब एक आपके जो डेटा है, आपकी एक एक ट्रांज़ैक्शन है, उसको 1000 टाइम आप उसको एन्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो उसको डिक्रिप्ट भी किया जाएगा। बहुत सारे इस तरह के आपके एल्गोरिदम हैं। यस सर क्रिप्टो थैंक यू सो आप मच। कभी क्रिप्टो ग्राफिकली पजल को कभी देखें ना, इसको भी जरा नोट कर लें। आप उसको जरा देखें तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी कि ये क्रिप्टोग्राफिकली पजल क्या चीज है। अब वो भी पहले सॉल्व होती है, ठीक है, वो सॉल्व होगी तो उसके बाद ही आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत समझ लें कि एक वास्ट फील्ड है। मैंने तो अभी यस आपको कुछ भी नहीं बताया, अभी जस्ट एक ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दिया है ताकि लोगों को अवेयरनेस पता चल सके ब्लॉकचेन है क्या। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एंड काइंड टाइम। वेलकम। थैंक यू। अवैस ने हैंड रेज किया हुआ है सर। ओके, अब ऐसे बोलें। मीनवाइल जब साथ साथ सर क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो मैं फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ साथ चैट में, तो आप उसको फीडबैक फॉर्म को फिल कर दें सारे, ताकि आपको आपके सर्टिफिकेट्स वहाँ पे मेल कर दें मेरे, और नाम लिखते वक्त काइंडली ध्यान रखें ताकि मिस स्पेल ना हो जाए किसी से। तो मैं फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, तो आप वो फिल कर दें और साथ साथ क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बीएस इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट फ्रॉम हाईटेक यूनिवर्सिटी। सही। सर मेरा ये क्वेश्चन था, अभी हम लोग वैसे फाइनल ईयर एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूटिलाइज करना था। तो मैं ये पूछना चाहता था बहुत ब्लॉक
और आईओटी का कुछ इंटरलिंक है कुछ चीज या ये बिल्कुल, बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। मैंने जो पीछे स्मार्ट सिटी की बात की थी ना, आपको मैं बताता हूँ। जी वैस मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट सिटी में देखें आईओटीज़ के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, आपका आर्डिनो आ जाएगा, आपका रास्पबेरी पाई आ जाएगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम आईओटीज़ की इंटीग्रेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं, इसकी ब्लॉकचेन के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की जा रही है। जो स्मार्ट सिटी का कांसेप्ट है, ये इसी को ही लेकर है, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है। बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है इसके ऊपर। तो सर जो आईओटी में जो क्लाउड जो क्रिएट करना होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, उसके लिए कौन सी प्रेफरेबल कुछ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कोई आनी चाहिए या इस तरह से वो विदाउट उसके बन सकते हैं? देखें क्लाउड का तो मैं देखें इस तरह आपको रेफर नहीं कर सकता। वो तो आप देखें जो भी ब्लॉकचेन अगर आप ब्लॉकचेन को लेके चलते हैं, ठीक है? ठीक ब्लॉकचेन को लेके चलेंगे तो हर एक ब्लॉकचेन के अंदर लैंग्वेजेस अलग-अलग हैं। अगर हम बात करें उसकी इथेरियम की तो इथेरियम के अंदर सॉलिडिटी है, ठीक है? वो एक जावास्क्रिप्ट से मिलती-जुलती लैंग्वेज है, वही चीज़ है, बस थोड़ा-सा उसका सिंटैक्स चेंज है। जस्ट ओप का कांसेप्ट उसमें नहीं है। ओप का आई थिंक सो आपको आईडिया हो गई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है। वो अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर से निकाल दें, तो आपके पास सॉलिडिटी बन जाएगी। तो उसी को लेकर यानी काम हो रहा है, तो आपने जो भी फ्रेमवर्क यूज़ करना है आईओटीज़ के साथ, पहले तो अपना जो आइडिया है ना, पहले उसको देखें कि क्या वो वाक़ई ही में ब्लॉकचेन के साथ एम्बेड हो सकता है? पहले तो आपका ये आप अपने पहले इस चीज़ को देखना है। अगर तो वो वाक़ई में आप समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट है, फिर उसके बाद आपने फ्रेमवर्क चूज़ करना है, कि आप उसके साथ कौन-सा वाला फ्रेमवर्क चूज़ करेंगे और क्या वाक़ई ही में वो फ्रेमवर्क आपको इस चीज़ की ऑथेंटिकेशन दे रहा है, कि आपका डेटा उस पे जाके स्टोर हो जाए और आप इज़िली उसको एक्सेस भी कर सकें। और लैंग्वेज की जहाँ तक बात आती है, तो वो वेरी करेगी आपकी। वो वेरी करेगी अगर आप क्लाउड की बात करते हैं, तो क्लाउड का चक्कर जो होगा ना, आप देखें जब आप ब्लॉकचेन को बीच में डालेंगे, तो क्लाउड बिल्कुल एंड हो जाएगा बीच में से। क्योंकि देखें क्लाउड पे तो आपका देखें वो तो एक सेंट्रल आपकी एंटिटी बन जाती है। अभी नो डाउट कि इस पे भी बहुत काम हो रहा है। क्लाउड्स की भी आपके समझ लें कि लोगों ने क्लस्टर बनाए हुए हैं क्लाउड्स के, अगर हम इस पे भी बात करें तो। लेकिन वो ब्लॉकचेन नहीं है, याद रखिएगा। डेटा को खाली डिसेंट्रलाइज़ स्टोर करवा लेना, ये ब्लॉकचेन नहीं है। क्योंकि ब्लॉकचेन इससे बहुत आगे की चीज़ है। ये तो जस्ट ये है कि मैं आपको अगर अपना बताऊँ ना, मैंने हाइपरजर फैब्रिक पे काम स्टार्ट किया था, तो अभी ये एक सिस्टम के अंदर डेटा एक सिस्टम तक है ये, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। एक सिस्टम के अंदर ही डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। हम 1 साल हो चुका है, 1 साल इस पे वर्क जारी है। अभी 1 साल के बाद जाके हम इस काबिल हुए हैं, मैं अकेला काम कर रहा हूँ इस पे। कि मैंने जस्ट डेटा को डिसेंट्रलाइज़ करवाया है। अभी कंसेंसस कुछ भी नहीं बना, अभी कोई एग्रीमेंट नहीं बना, तो ये एक बहुत एक टफ डील है। आप किसी भी हालाँकि मैंने डिसेंट्रलाइज़ कर लिया है, लेकिन वो ब्लॉकचेन नहीं है। तो ये अपना पॉइंट जो है वो मेक श्योर कर लें कि कोई भी जो डिसेंट्रलाइज़ आपके पास चीज़ है, क्लाउड की बात करें तो वो क्लाउड जो होगा फिर उसको आपको लीव करना पड़ेगा। जब आप आईओटीज़ के अंदर आएँगे, तो फिर आपको इसका अपना जो ब्लॉकचेन की जो डेटाबेस होगी, उसी को यूज़ करना पड़ेगा। हर एक के अंदर डिफरेंट किस्म की डेटाबेसेस है। जब आप इसको करेंगे ना, जब आप किसी भी ब्लॉकचेन को पकड़ेंगे, तो फिर उसके अगेंस्ट ये डेटाबेस वेरी करेंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी एक फ्रेमवर्क के अंदर आपकी एक डेटाबेस है, दूसरे में भी वही हो, ज़रूरी नहीं है। तो सर क्लाउड में तो ये है कि एक बार हम लोग अगर डाटा दे देते हैं तो वो उसको हम चेंज भी करेंगे, लेकिन ब्लॉकचेन की बात है, वो आपने कहा था अल्टर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ऐसे ही है। तो फिर ज़्यादा प्रेफरेबल हमारे लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ करके जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो ज़्यादा बेटर नहीं है? आप करना क्या चाह रहे हैं, ये बताएँ? सर वो जो क्या नाम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ करके ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकें एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये तो आप एक ब्रॉडर टर्म बोल रहे हैं ना, आपके पास कोर आइडिया है आपके पास, ये आपने ब्रॉडर टर्म बोली है, इसमें तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। पहले अपनी डोमेन जो है ना, उसको डिफाइन करें, ठीक है? सर वो डोमेन जिस टाइम तक डिफाइन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड यूजिंग पीएलसी।
मेरा नहीं ख्याल है कि जिस तरह आप बोल रहे हैं ये ब्लॉकचेन के अंदर कोई फिट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देखें मैंने पीछे एग्जांपल बहुत सारी दी थी, आई थिंक सो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ब्लॉकचेन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ब्लॉकचेन उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि जहां पे आप कहते हैं कि 1% भी टेम्परिंग हम अलाउ ना करें। तो आई थिंक सो मैं यही आपको प्रेफर करूंगा कि आप क्लाउड की जो शेयरिंग है वो कर लें। हालांकि ब्लॉकचेन के अंदर भी बहुत सारे आपको फ्रेमवर्क ऐसे मिल जाएंगे कि जिसके अंदर आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। यानी अगर आपकी कोडिंग स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप यानी नो डाउट कि वो डेटा एक्चुअल में डिलीट नहीं होने वाला, आप एक डेटा एक अलग से डेटाबेस लेके उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप मजीद सिक्योरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं। पीछे तो डेटा एक बार जो चला गया वो तो चला गया, वो तो डिलीट नहीं हो सकता। लेकिन आप पैरेलल में एक डेटाबेस से यूजर के सामने रख सकते हैं कि अगर आपने एक बार कोई भी चीज डाल दी, ठीक है, तो आप इंटरफेस जो बनाएं, जो आप पैरेलल में जो दूसरी डेटाबेस यूज करेंगे उसका इंटरफेस बनाएं, और वहां पे तीनों फंक्शन आप रख सकते हैं। अपेंड भी होगा, डिलीट भी होगा, अपडेट भी होगा, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होने वाला। बहुत सारे काम हो रहे हैं इस तरह, लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी के क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम अगर नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। आई होप किसी को क्यूरी होगी तो वो पूछ लेगा साथ साथ। बाकी मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई शिफ्ट होना चाहता है हाइपरलेजर फैब्रिक पे तो वो मुझसे गाइडलाइन ले सकता है। ये क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा सिस्टम कम्प्लेक्स है, आपको काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है हाइपरलेजर फैब्रिक पे काम करने के लिए तो वो मुझसे गाइडलाइन ले सकता है। सर ये एक चैट में हमें क्वेश्चन आया था शनावर की तरफ से, हाउ द थर्ड नोड नाउ दैट द सेकंड हैश वैल्यू इज नॉट करेक्ट और इट इज चेंज्ड। इसको अगर आप यही तो आंसर कर बता दें। रहा हूँ ना, ये एल्गोरिदम डिफाइन करेगा, हम डिफाइन नहीं करेंगे, ये एल्गोरिदम डिफाइन करेगा। ये जो आपके एल्गोज होंगे ना, हमारा जो मेन जो हमारी इस प्रेजेंटेशन का पर्पस है ना कि आपको बताया जाए कि वर्क कैसे हो रहा है, मेन हमारा जो पर्पस है। बाकी ये जो आप बता रहे हैं ना कि ये किस तरह होगा, जैसे बख्तावर का भी पहले क्वेश्चन आया था कि किस तरह वो उसको डीक्रिप्ट करेगा, एक यानी वैलिड जो यूजर है वो किस तरह डीक्रिप्ट करेगा, तो ये सारी चीजें आपका एल्गोरिदम करेगा, क्योंकि एल्गोरिदम आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने बताया ना कि जितने भी सारे फीचर्स हैं ना, इनको आपने पहले अंडरस्टैंड करना है। जितने भी फ्रेमवर्क बनते हैं वो इन्हीं पहले चीजों को पहले इन डेप्थ इनकी स्टडी की जाती है। ये बेसिकली कंसेप्ट है क्या ब्लॉकचेन का। फिर उसके बाद फिर उन्हीं कंसेप्ट को लेके एल्गोरिदम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर उस एल्गोरिदम को फिर टेस्ट किया जाता है, फिर वो उस एल्गोरिदम की ये सारी की सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह, यानी हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट नोड को पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमने पॉइंट सारे सामने रखने हैं, और उसके बाद हमने अपना जो फ्रेमवर्क होगा उसको डेवलप करना है। लेकिन मैं यहाँ पे ये आप सबको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप लोग जाके एकदम से फ्रेमवर्क बनाना शुरू हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। मैं अगर बात करूं उसकी एप्लीकेशन फैब्रिक की, हालांकि ये देखें इसमें क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये जस्ट एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, ये लिनक्स कॉर्पोरेशन की ब्लॉकचेन है, और इनको डेवलप करने में 3 साल लगे हैं, और आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। उज़ैर, क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, हम 2-3 मिनट में फिर से वरना एंड करते हैं। आई थिंक काफी 1 घंटा हो चुका हमें। और अगर किसी ने फीडबैक फॉर्म नहीं फिल किया तो वो भी फिल कर ले टाइम से, और आपको सर्टिफिकेट इंशाल्लाह मेल कर देंगे। और जो सी रिकॉर्डिंग है वो आपको टीम्स पे भी अवेलेबल होगी, और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम उसे अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दें। क्या चीज है? एक्सक्यूज मी सर। जी बोले।
सर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम समराइज किस तरह कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म ऑफ वर्ड? इन शॉर्ट टर्म जो मैंने बिल्कुल पहला पॉइंट बताया था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है शॉर्ट टर्म में। ओके सर, ठीक है, गुड। और जो लोग अपना कैरियर जो समझते हैं कि हमने डेटाबेस में ही जाना है, हम साइबर क्राइम को खत्म करना चाहते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बेस बना देता हूँ आप लोगों की, जिनको एरिया चूज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। अभी रिसेंटली जो अभी आगे का काम आ रहा है, अभी क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन हो रही है इमेज प्रोसेसिंग के साथ, ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन हो रही है मशीन लर्निंग के साथ, ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन हो रही है एआई के साथ। तो ये बड़ी जितनी भी फील्ड्स हैं वो आपस में मर्ज हो रही हैं और एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जा रहा है। तो इस तरह भी आप बहुत सारी, अगर आप चाहते हैं कि आप इमेज प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाहते हैं और आप साथ में ब्लॉकचेन को रखना चाहते हैं, तो बहुत प्यारी आपके पास एक दो चीजें आपस में कंबाइन हो जाएंगी, तो उसकी वर्थ भी बढ़ जाएगी और उसकी मार्केट जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी। और ये अभी इतनी फेमस नहीं है पाकिस्तान में, आपको पता है कि आईटी का जो स्कोप चल रहा है वो काफी स्लो है, चीजें एकदम से बाहर जो भी चीज आती है वो आस्ता आस्ता करके ही लोग उससे फेमिलियर होते हैं, एकदम नहीं पता चल सकता। तो अब समझ लें कि 4 साल हुए हैं, अभी 4 सालों में बड़ा रैपिडली इस पे काम स्टार्ट हुआ है ब्लॉकचेन पे, पहले नहीं था। सर ये मोहम्मद उसामा है, उनका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज पाई नेटवर्क? आई थिंक इट इज न्यू माइनिंग नेटवर्क। सर इसको आंसर कर दें काइंडली। पाई जो है आई थिंक सो, मुझे इसका नहीं आइडिया। मैंने आपको यही बताया ना कि अभी हर मंथ आ रहे हैं, हर मंथ अगर आप लिस्ट निकालें ना तो आपको मैं कहता हूं कि बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे। और ये इवन के हर एक की फंक्शन जो उसकी फंक्शनलिटी है वो बिल्कुल अलग है। माइनिंग तक बात आती है, मैं माइनिंग का बता दूं कि ये पाकिस्तान में इलीगल है, ठीक है। ये इलीगल इस वजह से है कि अलग अलग जो है ये आपकी काफी ज्यादा इसमें कंज्यूम होती है, इसी वजह से इसको बैन किया गया है। तो ये है कि माइनिंग एक तरह से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो अगर हम इसको मौलवी हजरात के रिस्पेक्टिव से कभी देखें तो ये इलीगल नहीं है अगर इसको देखें तो। वैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरा किसी भी कोई कमेंट नहीं है, अगर कोई काम करना चाहता है तो करे लर्निंग प्रोस्पेक्टिव के हवाले से। लेकिन अगर आप मनी के हवाले से करना चाह रहे हैं तो आप खुद अपने आप को देखिए, आप का अगर दिल मानता है उसको तो करें, अगर दिल नहीं मानता तो ना करें। माइनिंग जितनी भी है ये इलीगल है पाकिस्तान के अंदर। तो आप किसी भी ब्लॉकचेन के फ्रेमवर्क को स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने जो भी आपके सामने जो 4 फ्रेमवर्क रखे थे ना, ये अभी टॉप लेवल फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर। बाकी फिर आपको पता है कि जितने भी बाकी जो फ्रेमवर्क्स हैं वो भी आस्ता-आस्ता करके जो भी अपनी वैल्यू बढ़ाता चला जाएगा, वो ऊपर आता जाएगा। तो जो ऊपर आएगा ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उस पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने इथेरियम में गैस का नेम लिया था, वो क्या चीज़ है कि गैस बाय करना होती है, आपने हाँ, कह रहे थे। जी, बताता हूँ। इथेरियम जो है ना, इथेरियम हमारे पास अभी तो उसके बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में आ चुके हैं। जब ये स्टार्ट में आया था ना, अभी इसमें आई थिंक सो इसका एक ट्रायल वर्जन भी है, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। गैस ये है ना कि गैस आप ये समझ लेना कि आपको कुछ अमाउंट्स की ना कुछ डिजिटल वैल्यू जो होती है ना वो दे देते हैं वो आपको। जैसे उसको टेक्निकल टर्म्स के अंदर गैस का उन्होंने नाम दिया है। तो आप जितनी बार अपनी चेन को टेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट फिर आपके वो जो कॉइन्स होंगे या वो एक नंबर होगा जो कि इंटीजर की फॉर्म में होगा, आस्ता-आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो फिर आपको पैसे दे के पहले वहाँ से गैस परचेज़ करनी पड़ेगी अगर आप अपने फ्रेमवर्क को या अपने कोड को टेस्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसकी पब्लिक जो ब्लॉकचेन है ना इथेरियम की, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसे आपको उसकी एक्सेस नहीं देंगे। फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड स्टोर है और वो बहुत ही सिक्योर उनकी चेन है, जिसको सारे लोग यूज़ कर रहे हैं।
तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले कुछ उनसे यानी गैस परचेस करनी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप रन टाइम पे उनकी जो लाइव चेन है उसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट फिर आपको गैस को सेट करना पड़ेगा कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे ना, हर एक चेक के ऊपर भी, जैसे आप इसकी एग्जांपल मैं यूं दे सकता हूं कि C++ का जब आप प्रोग्राम रन करते हैं div C++ के अंदर, तो आप ऊपर रन जब करते हैं तो वो आउटपुट उसकी आती है। तो इसी तरह जब आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर अगर कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस टेस्ट के अगेंस्ट भी आपकी गैस कटेगी। ये माइंड में रखें बात आप। ये काफी कॉस्टली है इथेरियम की बात की जाए तो। वैसे फ्री भी मिल जाएगा आपको, अभी तो बहुत ज्यादा इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। ये प्राइवेट ब्लॉकचेन भी दे रहे हैं अभी ये इनका फीचर हो चुका है। और प्राइवेट ब्लॉकचेन में ये भी सारे अपने माइंड में पॉइंट एक रख लें, प्राइवेट ब्लॉकचेन में याद रखिएगा आपकी अपनी चेन होगी, वो आपके अपने किसी नोड के ऊपर, अपने किसी आपका जो नोड्स होंगे, आप खुद से सारी चीजें एस्टैब्लिश करेंगे। वो सारी चीजें जो भी प्रोटोकॉल उसका होगा, जो भी उसका एल्गोरिथम होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे हाइपरलेजर फैब्रिक की बात की जाए तो 400 पेजेस का उसका मैनुअल है, आप पहले उसको पढ़ें। अगर आपको वो अंडरस्टैंड आप उसको कर लेते हैं तो आप खुद से उसको प्राइवेट ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट नोड्स के ऊपर जो आपके फिजिकल अपने सिस्टम होंगे। तो वो जो चेन बनेगी ना, जो मैंने पीछे जिक्र किया था कि 100 ऑफ ट्रांजैक्शन अपने पास ली हुई होगी, उनको सबको आप वेरी कर सकते हैं। और जब कोडिंग की तब प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर ना हर चीज पॉसिबल है, आप हर चीज को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये अपने माइंड में रखिएगा कि ये पब्लिकली आपके पास चेन अवेलेबल नहीं होगी, ये आपकी अपनी चेन होगी और जस्ट सिर्फ आप ही की ट्रांजैक्शन इसमें जारी होंगी। जैसे ई वोटिंग की हम एग्जांपल दें तो ई वोटिंग अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर अगर ई वोटिंग सिस्टम, हालांकि आपको पता है कि हर साल यानी जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये होता है यार कि धांधली हो गई है, वोट सही तरह काउंट नहीं किए गए। तो अगर इसको वहां पे एम्बेड कर दिया जाए तो देखें सिर्फ और सिर्फ इस चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोटिंग का हमारे पास रिकॉर्ड होगा और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। आई थिंक सर सबके क्वेश्चन के आंसर्स हो गए हैं, किसी को कोई और क्यूरी नहीं है। चलिए जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप सो कि अब आपको, हाँ बिल्कुल, आई होप सो कि आप सभी को अपना एरिया जो होगा उसको चूज करने में आसानी होगी। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल टाइम निकाला सबके लिए। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो वर्कशॉप भी इंशाल्लाह रखेंगे हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।